अमीरी का ख्वाब कैसा दिखता है? क्या आपकी आंखों के सामने चमकदार गाड़ियां, ऊंची इमारतों में बने भव्य बंगले और महंगे ब्रांड्स के कपड़ों से सजी एक शख्सियत घूमती है? हम सभी ने फिल्मों और किताबों में इस तस्वीर को हजारों बार देखा है। यही वो छवि है जो समाज हमें अमीर बनने के लिए दिखाता है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या असली अमीरी इस शोहरत और शान के पीछे छिपी है? अगर आपको पता चले कि ये सब एक बड़ा भ्रम है तो? अगर असली करोड़पति वो न हो जो हर जगह अपनी दौलत का जलवा बिखेरते हैं, बल्कि वो हो जो इसे छिपाकर रखते हैं। कल्पना कीजिए, आपके पड़ोस में रहने वाला वो शख्स जो हर सुबह साइकिल या एक पुरानी कार में ऑफिस जाता है, जिसके पास कोई डिजाइनर सूट नहीं है और जो शाम को अपने परिवार के साथ साधारण समय बिताता है। क्या आपने कभी उस व्यक्ति के बारे में सोचा है कि उसकी बैंक बैलेंस शायद उन लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है जो लग्जरी कारों में घूमते हैं? ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। असली धनीवान लोग दिखावे की दौड़ में नहीं भागते। वे अपनी आय पर नियंत्रण रखते हैं, न कि अपनी जीवन शैली पर। वे उस तरह के लोग नहीं होते जो हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं, बल्कि वे होते हैं जो हर महीने बचत करने और निवेश करने को प्राथमिकता देते हैं। उनके लिए संपत्ति का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता है। ये किताब आपको उस छिपी हुई दुनिया के दरवाजे खोलेगी जहां असली अमीरी पैदा होती है। ये आपको उन लोगों के बारे में बताएगी जो अपनी सादगी और समझदारी से चुपचाप अपना साम्राज्य बना रहे हैं। शायद अगली बार जब आप अपने पड़ोसी को देखेंगे तो आपकी नजर उन्हें देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इंदवार यूट्यूब चैनल में। आज की ऑडियो बुक है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बुक बाय थॉमस जे स्टैनली, अमेरिका के अमीर लोगों के चौंकाने वाले रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। पुणे की ठंडी हवा में अर्णव माथुर के बाल उड़ रहे थे, लेकिन उसके मन में एक आग थी जो हर दिन और भड़कती जा रही थी। 25 साल की उम्र में वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी नौकरी उसे वो सब कुछ दे रही थी जिसके बारे में उसने सपना देखा था। एक अच्छा वेतन, एक शानदार अपार्टमेंट और दोस्तों के बीच एक छवि जो वो बनाना चाहता था, सक्सेसफुल और स्टाइलिश। उसका सबसे करीबी दोस्त रोहन इस छवि का प्रतीक था। रोहन हर 6 महीने में अपनी कार बदलता, ब्रांडेड कपड़ों में रहता और हफ्ते के आखिर में महंगे पब और रेस्टोरेंट्स पर पैसा उड़ाता। अर्णव उसे देखकर जलता था और उसे लगता था कि यही सफलता की सच्ची परिभाषा है। वो भी उसी रास्ते पर चलने के लिए दृढ़ था, भले ही इसके लिए उसे अपनी सैलरी से ज्यादा खर्च करना पड़े और क्रेडिट कार्ड के बोझ तले दबना पड़े। उसके अंदर एक आवाज हमेशा गूंजती, ये सब निवेश है अर्णव, अपनी इमेज में निवेश करो। लोग तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारे घर से तुम्हें आंकेंगे। उसके अपार्टमेंट के बगल में रहने वाले श्रीकांत काका उसकी इस दुनिया से बिल्कुल अलग थे। वो लगभग 60 साल के एक शांत इंसान थे जो हमेशा एक सादे कुर्ते पायजामे में रहते। उनकी पुरानी मारुति 800 कार अक्सर सोसाइटी की पार्किंग में साफ सुथरी खड़ी रहती। अर्णव ने कभी उन्हें शान से बात करते या किसी शानदार जगह पर देखा नहीं था। वो सोचता, ये लोग हैं क्या? जीवन भर इतनी सादगी में कैसे जी सकते हैं? कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई चमक दमक नहीं। वो उन्हें अपनी सफलता की कहानी में एक पृष्ठभूमि का किरदार समझता जिसे नजरअंदाज करना ही बेहतर है। वो नहीं जानता था कि जिसे वो पृष्ठभूमि मान रहा है वही उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला था। एक शाम जब अर्णव अपने नए आईफोन के लिए ईएमआई का भुगतान कर रहा था, उसके पास एक फोन आया। उसके गांव में उसके पिता को अचानक तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। डॉक्टर ने एक इमरजेंसी सर्जरी की बात कही थी जिसके लिए 5 लाख रुपए की तत्काल जरूरत थी। अर्णव के पैरों तले जमीन खिसक गई। 5 लाख! उसके पास बैंक खाते में महज 25,000 रुपए थे। उसने रोहन को फोन किया, लेकिन रोहन ने भी अपनी नई कार की किस्त और क्रेडिट कार्ड बिल का हवाला देते हुए मना कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी। यार, मैं क्या करूं? मेरा भी हाल बुरा है। उस रात अर्णव पहली बार अपनी उस छवि के आईने में देखा जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था। आईने में एक डरा हुआ असहाय लड़का था जिसके पास दिखावे के लिए तो सब कुछ था, लेकिन असली मुसीबत के वक्त कुछ भी नहीं। वो रात उसके लिए एक लंबी अंधेरी सुरंग जैसी थी जिसके आखिर में कोई उजास नहीं था। अगले दिन सुबह जब वो बैंक और रिश्तेदारों से उधार मांगने के लिए परेशान घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात बालकनी में पौधों को पानी दे रहे श्रीकांत काका से हुई। काका ने उसके चिंतित चेहरे को देखा और पूछा, अर्णव बेटा, काय झालं? तुमचा चेहरा उतरा पडला है। अर्णव को अपनी परेशानी बताने में शर्म आ रही थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने सब कुछ बता दिया। काका ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी की इलाज का इंतजाम मैं कर देता हूं, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर अर्णव की आंखों में आंसू आ गए। वो काका के पैरों में गिरने ही वाला था कि काका ने उसे रोक दिया। ये पैसा उधार नहीं, एक उपहार है, पर एक वादा करो, जब तुम ठीक हो जाओ तो मेरे साथ एक दिन के लिए तुम्हारी फैक्ट्री में चलोगे। अर्णव ने सिर हिला दिया। उसके दिमाग में हजारों सवाल थे, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ धन्यवाद ही निकल पा रहा था। कुछ हफ्तों बाद जब उसके पिता स्वस्थ हो गए और घर वापस आ गए, अर्णव ने काका का वादा याद किया।
वो उनकी छोटी सी दिखने वाली फैक्ट्री गया जहां प्रिसिजन ऑटोमोटिव पार्ट्स बनते थे। फैक्ट्री बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन बेहद सुव्यवस्थित थी। हर मशीन चमक रही थी, हर कर्मचारी अपने काम में लगा हुआ था। काका ने उसे दिखाया कि कैसे वो एक छोटी सी चीज को बनाकर बड़ी कंपनियों को सप्लाई करते हैं। शाम को जब वो काका के ऑफिस में चाय पी रहे थे तो अर्णव ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, काका, आप इतने सादे जीवन जीते हैं, आपकी ये फैक्ट्री तो अच्छी चल रही है, फिर आप? काका मुस्कुराए और बोले, अर्णव, तुम्हें दिखावे और अमीरी में फर्क समझना होगा। दिखावा वो है जो तुम दूसरों को दिखाना चाहते हो, और अमीरी वो है जो तुम्हें खुद पता है। मैं उन लोगों को देखता हूं जो लाखों की गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन उनके पास एक दिन की भी इमरजेंसी के पैसे नहीं होते। वो कर्ज में डूबे होते हैं। ये अमीरी नहीं, कैद है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसी चीजें खरीदने के बारे में नहीं सोचा जिसे मैं आराम से ना चुका सकूं। मैंने हमेशा अपनी कमाई को बचाया, उसे निवेश किया और उस पर अपना बिजनेस खड़ा किया। मेरी पुरानी गाड़ी मुझे आराम से ले जाती है, मेरा घर मेरा है, और मेरे पास ऐसी पूंजी है कि मैं और मेरा परिवार 100 बार गिरें और 100 बार उठें, लेकिन हम कभी भिखारी नहीं बनेंगे। यही असली आजादी है बेटा। काका के ये शब्द अर्णव के दिमाग में घंटियों की तरह बजने लगे। उस रात वो सो नहीं पाया। उसने अपना बैंक स्टेटमेंट निकाला। उसने देखा कि पिछले 3 सालों में उसने जितनी कमाई की थी, उसका एक बड़ा हिस्सा उसके उन शौक में चला गया था जो उसे सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए थे। उसके क्रेडिट कार्ड बिल उसकी कमाई से ज्यादा थे। वो एक कुएं के किनारे खड़ा था जिसे वो खुद खोद रहा था। उसने फैसला किया कि अब बस, अब और नहीं। उसने अपनी जिंदगी का रुख बदलना है। अगले दिन से अर्णव की जिंदगी में एक क्रांति शुरू हो गई। उसने सबसे पहले अपने शौक पर रोक लगाई। उसने अपना महंगा फोन बेच दिया और एक सस्ता लेकिन अच्छा फोन खरीदा। उसने अपने क्लब की मेंबरशिप कैंसिल कर दी। उसने रोहन को भी बता दिया कि वो अब उन महंगे आउटिंग्स का हिस्सा नहीं बन सकता। रोहन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है भाई, अचानक सन्यासी बन गए, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन अब अर्णव के लिए रोहन की बातों का कोई मतलब नहीं था। वो अपने रास्ते पर चलने लगा था। उसने एक एक्सेल शीट बनाई और अपना हर खर्च ट्रैक करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि वो हफ्ते में कितने पैसे बेकार की चीजों पर खर्च करता था। उसने अपने सभी क्रेडिट कार्ड काट डाले और सबसे ज्यादा ब्याज वाले कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए एक प्लान बनाया। वो रात में ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम करने लगा। शुरुआत में तो उसे बहुत कम मिलता, लेकिन धीरे धीरे उसके काम की पहचान बढ़ी और उसकी अतिरिक्त आमदनी भी बढ़ने लगी। एक दिन उसने काका से निवेश के बारे में पूछा। काका ने उसे समझाया, बेटा, तेजी से अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाओ। उस बचत को ऐसी जगह लगाओ जहां वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़े। म्यूचुअल फंड्स, एफडी या कोई भी ऐसा विकल्प जिसे तुम समझो। जरूरत से ज्यादा जोखिम मत लो। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। अर्णव ने काका की सलाह मानी और हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP में लगाना शुरू कर दिया। वो किताबें पढ़ने लगा, वीडियो देखने लगा और वित्तीय साक्षरता हासिल करने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस चीज को वो समझता नहीं था, उसी ने उसे तबाह कर दिया था। 2 साल बीत गए। अर्णव अब वो नहीं रहा था जो पहले था। वो अब एक आत्मविश्वास से भरा इंसान था। उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया था। उसके पास अब एक अच्छी खासी बचत थी और उसका निवेश भी अच्छी तरह चल रहा था। उसकी फ्रीलांसिंग की आमदनी अब उसकी नौकरी की आधी तक हो गई थी। उसने एक छोटी सी कंसल्टेंसी शुरू करने का फैसला किया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। रोहन और उसके दूसरे दोस्त उसके इस फैसले पर हैरान थे। उन्होंने उसे पागल कहा, लेकिन अर्णव शांत था। वो जानता था कि वो क्या कर रहा था। उसने काका की फैक्ट्री के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जिससे उनका इन्वेंट्री मैनेजमेंट आसान हो गया। काका ने उसे उसकी सेवाओं के लिए अच्छी फीस दी। धीरे धीरे शब्द प्रचार से अर्णव को और छोटे बिजनेस क्लाइंट्स मिलने लगे। वो उन्हें सस्ते और प्रभावी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस देता। उसकी कंपनी अभी छोटी थी, लेकिन मुनाफे में थी। वो अब उस आजादी को महसूस कर रहा था जिसके बारे में काका ने बताया था। 30 साल की उम्र में अर्णव ने अपनी पहली कार खरीदी। ये कोई महंगी लग्जरी कार नहीं थी, बल्कि एक विश्वसनीय और ईंधन बचत वाली कार थी जिसे उसने पूरे कैश से खरीदा था। जब उसने उस कार को अपने अपार्टमेंट की पार्किंग में खड़ी की तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ये उस XTM की खुशी से कहीं ज्यादा थी। इस कार पर किसी का बोझ नहीं था। ये पूरी तरह से उसकी थी। उसी दौरान उसे पता चला कि रोहन की कंपनी ने ले ऑफ का ऐलान किया है और उसकी नौकरी भी चली गई है। रोहन, जिसके पास कोई बचत नहीं थी और जिसके ऊपर कार और फ्लैट के कर्ज थे, बुरी तरह से टूट गया था। एक दिन वो अर्णव के पास आया। उसके चेहरे पर शर्म और मायूसी थी। उसने मदद मांगी। अर्णव ने उसे एक नौकरी के लिए अपने एक क्लाइंट के पास रेफर किया और उसे कुछ पैसे भी दिए ताकि वो अपना खर्च चला सके। जब रोहन ने उसे धन्यवाद दिया तो अर्णव ने कहा, ये इसलिए नहीं कि मैं तुझसे बड़ा हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मुसीबत क्या होती है। उस दिन अर्णव ने महसूस किया कि असली अमीरी यही है कि दूसरों की मदद करने की क्षमता रखना बिना किसी स्वार्थ के। 34 साल की उम्र में अर्णव माथुर एक ऐसे शख्स थे जो बाहर से देखने में औसत लगता था। वो अभी भी उसी सोसाइटी में रहता था। उसकी गाड़ी सादी थी और उसके कपड़े सरल थे।
लेकिन अगर कोई उसके बैंक बैलेंस और उसकी संपत्ति को देखता तो वो हैरान रह जाता। वो एक करोड़पति था, एक ऐसा करोड़पति जो किसी को पता नहीं था। वो अपनी कंपनी से अच्छी कमाई करता था, उसके निवेश में लगातार वृद्धि हो रही थी और सबसे बढ़कर वो कर्ज मुक्त था। वो आर्थिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र था। वो अपने माता पिता की हर जरूरत पूरी कर सकता था। वो जब चाहे छुट्टियों पर जा सकता था और वो जो काम करना चाहता था वो कर सकता था। उसके पास वो आजादी थी जिसके लिए रोहन आज भी भाग रहा था। एक शाम अर्णव अपनी बालकनी में चाय पी रहा था। तभी उसे सोसाइटी में एक नए युवा को देखा जो बिल्कुल उसकी तरह दिख रहा था, नए कपड़ों में, नए फोन के साथ और अपनी नई गाड़ी को घूरते हुए। अर्णव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो उस लड़के में खुद को 10 साल पीछे देख रहा था। उसे श्रीकांत काका की याद आई जिन्होंने उसे असली अमीरी का मतलब सिखाया था। अमीरी का मतलब बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण है। यह दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीने के बजाय अपनी शर्तों पर जीने की कला है। यह धैर्य, अनुशासन और सादगी की कीमत है जो आपको ऐसी शांति देती है जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। अर्णव ने अपनी चाय का एक और घूंट लिया और सोचा शायद वक्त आ गया है कि वो भी किसी का काका बने। शायद यही जीवन का चक्र है जहां असली धन ज्ञान को आगे बढ़ाने में ही छिपा होता है। अब जानते हैं बुक की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर की ये यात्रा अंत में नहीं बल्कि एक नए दृष्टिकोण की शुरुआत है। ये किसी जादुई फॉर्मूले या रातों रात अमीर बनने की कहानी का दावा नहीं करता, बल्कि ये हमें एक ऐसी सच्चाई के सामने प्रस्तुत करता है जिसे हम अक्सर अपनी आंखों के भ्रम से देखने से चूक जाते हैं। हम अमीरी को चमकदार गाड़ियों, आलीशान महलों और डिजाइनर कपड़ों के चश्मे से देखते हैं क्योंकि यही वो तस्वीर है जो सिनेमा, सोशल मीडिया और विज्ञापन हमें बार बार दिखाते हैं। यह एक आकर्षक लेकिन भ्रामक तस्वीर है। यह एक ऐसा सपना है जो हमें उस दौड़ में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है जिसका अंत कभी नहीं आता। एक ऐसी दौड़ जहां हम दूसरों को दिखाने के लिए खुद को उधार लेकर चलते हैं, बस इसलिए कि दुनिया को लगे कि हम सफल हैं। पर इस किताब ने उस भ्रम के पर्दे को हटा दिया है और हमें उस वास्तविकता से रूबरू कराया है जो कहीं अधिक गहरी, अधिक सार्थक और कहीं अधिक प्राप्त करने योग्य है। यह वास्तविकता है असली अमीरी की जो दिखावे में नहीं बल्कि जीवन की गहराइयों में छिपी होती है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यह है कि अमीरी का असली मापदंड आपकी आय नहीं बल्कि आपकी बचत और निवेश है। एक व्यक्ति जो सालाना 5 लाख रुपए कमाता है और हर साल 1 लाख रुपए बचाता है, वो उस व्यक्ति से कहीं अधिक अमीर है जो सालाना 50 लाख रुपए कमाता है और 50 लाख 1 रुपए खर्च करता है। पहला व्यक्ति अपनी आजादी का किला ईंट ईंट रखकर बना रहा है, जबकि दूसरा एक ऐसे आलीशान महल में रह रहा है जिसका किराया वो खुद चुका रहा है, एक ऐसी जेल में जिसे उसने सोने के सिक्कों से सजाया है। यह सिर्फ एक आर्थिक सिद्धांत नहीं बल्कि एक जीवन शैली का दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि संतोष कहाँ मिलता है। क्या उस नई कार के स्टीयरिंग पर हाथ रखने में है जिसके लिए आपको अगले 5 साल तक हर महीने बड़ी किस्त चुकानी है, या उस पुरानी कार में आराम से सफर करने में है जो पूरी तरह से आपकी है और जिस पर किसी का कोई बकाया नहीं है? क्या उस बड़े घर में रहने के तनाव में है जिसकी ईएमआई आपकी नींद उड़ा देती है, या उस छोटे से घर की शांति में है जो आपका अपना आशियाना है? यही है अमीरी का असली मतलब, वित्तीय तनाव से मुक्ति। नैतिक शिक्षा यह है कि अनुशासन और दृढ़ता ही सच्ची संपत्ति है। जब आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं तो आप अपने जीवन को नियंत्रित करना सीखते हैं। जब आप तुरंत सुख के आकर्षण को नकारते हैं तो आप भविष्य की सुरक्षा में निवेश करते हैं। ये आत्मनियंत्रण का एक ऐसा अभ्यास है जो आपके बैंक बैलेंस को ही नहीं बल्कि आपके चरित्र को भी मजबूत बनाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पैसों का सम्मान करता है, वो अपने काम, अपने संबंधों और अपने समय का भी सम्मान करता है। ये सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि अपने बच्चों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें असीमित धन देना नहीं बल्कि उन्हें धन का महत्व समझना, परिश्रम करना और संयम से जीना सिखाना है। जो माता पिता अपने बच्चों को हर छोटी से छोटी चीज दिलवाकर उन्हें आदी कर देते हैं, वे वास्तव में उन्हें एक कमजोर भविष्य देते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां वे कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। जबकि वे माता पिता जो अपने बच्चों को बचत का महत्व, बजट बनाना और जरूरत से ज्यादा खर्च न करने की सीख देते हैं, वे उन्हें जीवन भर काम आने वाला एक अमूल्य खजाना देते हैं। यही है असली विरासत। इस किताब के प्रभावशाली विचार हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपना जीवन क्यों जी रहे हैं। क्या हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए जी रहे हैं या खुद को और अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य देने के लिए? द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का मुख्य संदेश है कि अमीरी एक आय स्तर नहीं बल्कि एक व्यवहार है। ये एक ऐसा विकल्प है जो हर दिन, हर खरीदारी और हर वित्तीय निर्णय में छिपा होता है। ये आपके पड़ोस में रहने वाले उस साधारण दिखने वाले व्यक्ति के बारे में है जो दशकों से एक ही कार चला रहा है, जो अपने कपड़ों पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता, लेकिन जिसके बैंक खाते में एक ऐसी राशि है जो उसे और उसके परिवार को किसी भी संकट का सामना करने की ताकत देती है। वो इसलिए अमीर है क्योंकि उसने दिखावे पर नहीं बल्कि अपनी आंतरिक शांति और सुरक्षा पर निवेश किया है। उसने समझ लिया है कि असली शान ये नहीं है कि लोग आपको क्या समझें,
असली शान तब है जब आप आर्थिक रूप से इतने स्वतंत्र हों कि लोगों की राय की परवाह किए बिना अपने फैसले ले सकें। ये किताब हमें एक झटका देती है, एक ऐसा झटका जो हमें अपनी आर्थिक आदतों पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी आय बढ़ जाए तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन ये किताब हमें बताती है कि आय बढ़ने के साथ ही खर्च भी बढ़ता है, एक ऐसा चक्र जिसे जीवन शैली की महंगाई कहा जाता है। जब आप 10,000 कमाते हैं तो आप 12,000 खर्च करते हैं, जब आप 50,000 कमाते हैं तो आप 60,000 खर्च करते हैं। परिणाम, आप हमेशा उसी स्थिति में रहते हैं, हमेशा कुछ कम, हमेशा कर्ज में डूबे हुए। जबकि असली अमीर व्यक्ति इस चक्र को तोड़ देता है। जब उसकी आय बढ़ती है तो वो अपने खर्च को स्थिर रखता है और बचत को बढ़ाता है। वो समझता है कि हर अतिरिक्त रुपया उसकी आजादी की ओर एक कदम है। ये सोच न केवल व्यावहारिक है बल्कि बहुत शक्तिशाली भी है। यह आपको उस बाहरी दबाव से मुक्त कर देती है जो आपको हमेशा और अधिक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। असली मिलियनेयर अपने पैसों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि उसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि हर रुपया एक मजदूर की तरह है, जिसे या तो आप आज ही खर्च करके नौकरी से निकाल सकते हैं या उसे काम पर लगाकर और पैसे कमा सकते हैं। वो अपने पैसों को उस तरह काम पर नहीं लगाता जो तुरंत नतीजे दे, बल्कि उसे उस काम में लगाता है जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक विशाल पेड़ के रूप में फलता फूलता है। यही है निवेश की सारभूतता। ये कोई जुआ नहीं है बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। ये आपके पैसों को आपके लिए दिन रात काम करने देने का तरीका है ताकि एक दिन आपको काम करने की जरूरत न पड़े। ये वो आजादी है जिसकी हर कोई कामना करता है, लेकिन जिसके लिए कुछ ही लोग अनुशासन का पालन करने को तैयार होते हैं। इस किताब का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि ये अमीर बनने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बना देता है। ये हमें बताता है कि आपको किसी बड़ी कंपनी का सीईओ होने या कोई लॉटरी जीतने की जरूरत नहीं है। आप एक साधारण शिक्षक, एक वेल्डर, एक फार्मासिस्ट या एक छोटे व्यवसाय के मालिक हो सकते हैं। अमीरी आपके पेशे से नहीं बल्कि आपकी आदतों से जुड़ी है। ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो सोचते हैं कि उनकी स्थिति में अमीर बनना असंभव है। ये किताब उन्हें बताती है कि असंभव कुछ भी नहीं है, बशर्ते आप सही रास्ते पर चलें। ये रास्ता आसान नहीं है, ये बलिदान, संयम और धैर्य मांगता है, लेकिन ये रास्ता उस गंतव्य तक ले जाता है जो वास्तव में मायने रखता है, वित्तीय स्वतंत्रता। अंत में द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें एक ऐसे जीवन की ओर आमंत्रित करता है जो गहरा, सार्थक और पूर्ण है। यह हमें दिखावे की सतही दुनिया छोड़कर सार की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें ये याद दिलाता है कि सबसे कीमती चीजें शांति, सुरक्षा और अपने समय पर नियंत्रण की कीमत पैसे से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और अनुशासन से चुकाई जाती है। ये किताब पढ़ने के बाद आप कभी भी अपने पड़ोसी की साधारण कार या उसके मामूली कपड़ों को उसी नजर से नहीं देखेंगे। आप समझ जाएंगे कि शायद वही व्यक्ति उस आजादी का जीवन जी रहा है जिसकी हर कोई तलाश में है। ये किताब आपको अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि ये आपके भीतर एक नजरिया बदल देती है। यह आपको अपने जीवन के असली मिलियनेयर की पहचान करने और उसे बनने की प्रेरणा देती है। ये यात्रा आज से शुरू हो सकती है, अपनी पहली छोटी सी बचत के साथ, अपनी पहली संयमित खरीदारी के साथ और अपनी आजादी के किले की पहली ईंट रखकर। यही है इस किताब का असली संदेश और यही है वो विरासत जो आप अपने लिए और अपनी अगली पीढ़ी के लिए छोड़ सकते हैं, एक ऐसी विरासत जो किसी बैंक बैलेंस से कहीं अधिक मूल्यवान है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है, तो दिल से कुछ लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना जरूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।